स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 भी जिक्र कर रहे थे हम लोग अभी, ठीक है ना। ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993, इसमें इस एक्ट के तहत केवल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का ही स्थापना नहीं किया गया था, बल्कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी स्थापना किया गया था कि राज्य में भी क्या होना चाहिए, मानवाधिकार आयोग होना चाहिए। ओके, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या होगा, पूरे केंद्र के लेवल पे होगा, देश के लेवल पे होगा, बट स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होगा वह राज्य के लेवल पे होगा, ठीक है ना, स्टेट लेवल पे। क्लियर? एक, हाँ, तो यानी कि जितने राज्य हैं उन्होंने क्या किया, अपने यहां नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अपने यहां नोटिफिकेशन के तहत क्या किया, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का क्या कर दिया, स्थापना किया। ओके, देखते चलिएगा ये सब आप लोग, बाकी चीजें सेम है इसमें। हम पढ़ देते हैं। ए स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कैन इंक्वायर इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसका भी वही काम है कि अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा तो क्या करेगा, वह इसकी जांच करेगा, लेकिन किस विषय को लेकर, तो कहता है ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट, यानी कि लिस्ट 2 जो है हमारा, स्टेट लिस्ट में वर्णित, जो स्टेट लिस्ट में दिया गया है, उस तरह के सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है ना, वह इसकी जांच कर सकता है। या फिर कंकरेंट लिस्ट जो लिस्ट 3 में है, लिस्ट 3 और लिस्ट 2, यानी कि राज्य जो मतलब राज्य विषय है और समवर्ती सूची है, जो राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, उस सूची में जो सब्जेक्ट है, जो आइटम है, उसी चीज से जुड़ा हुआ अगर मानवाधिकार से संबंधित है तो वह इसकी जांच करेगा। ओके, क्लियर? जिस चीज की जांच नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कर रहा है उसकी जांच यह नहीं करेगा। क्लियर? इतना चीज समझ में आ गया? हाँ, यानी कि बहुत आसान चीज है, इसका एस्टेब्लिशमेंट देख ही लिए थे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पर है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका एस्टेब्लिशमेंट भी सेम है, ऑब्जेक्ट पता ही है, ये राज्य स्तर पे काम कर रहा है, लिस्ट 2 के लिए और लिस्ट 3 के लिए। 2 बातें हो गई। तीसरी बातें, ठीक है ना, इसका कंपोजिशन भी इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन केवल याद रखिएगा आप लोग, कंपोजिशन, इसमें कौन कौन से लोग होंगे, द चेयरपर्सन एंड 2 मेंबर्स, एक चेयरपर्सन होगा और 2 सदस्य और होंगे, 2 मेंबर्स, चेयरपर्सन एंड 2 मेंबर्स। चेयरपर्सन जो होंगे, द चेयरपर्सन शुड बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस और ए जज ऑफ हाई कोर्ट। ध्यान समझिएगा, इसका जो चेयरपर्सन होगा वह कौन हो सकते हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस और ए जज ऑफ हाई कोर्ट, और बाकी जो सदस्य होंगे वह भी क्या होंगे, सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट और ए डिस्ट्रिक्ट जज और ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, सॉरी, डीजे। 2 सदस्य जो होंगे वह हाई कोर्ट के जज, रिटायर या सर्विंग जज हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, जिसको कि कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए डिस्ट्रिक्ट जज। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है ना? फिर से बोल देते हैं अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं तो। इसके जो अध्यक्ष होंगे वह उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के जो सदस्य होंगे, जो सेवानिवृत्त हो या फिर कार्यरत, ये हो सकते हैं इसके।
या फिर जिला न्यायालय का जो न्यायाधीश है वह हो सकता है डिस्ट्रिक्ट जज, जिसे कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको कि मानव अधिकार के बारे में कोई विशेष अनुभव हो, वह इस आयोग का सदस्य हो सकता है। क्लियर? इनका जो अपॉइंटमेंट होगा वह गवर्नर के द्वारा होगा। द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, और एक कमिटी के रिकमेंडेशन से होगा। और कमिटी किससे मिलकर बनेगा? तो कमिटी जो बनता है उसमें होते हैं चीफ जस्टिस, सॉरी चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन कौन इसके मतलब ये कमेटी, इस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे? इस कमेटी में होंगे आपको वो क्या कहते हैं इसको, मुख्यमंत्री, अपोजिशन का लीडर, लेजिस्लेटिव असेंबली उसका जो अपोजिशन का जो लीडर होगा वो हो गया, 2 लोग हो गए। तीसरा जो स्टेट का जो होम मिनिस्टर होगा, ओके, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर होगा। इतने लोग इसमें इस कमिटी में होंगे, और ये कमिटी जिसको रिकमेंड करेगा उसी को गवर्नर साहब क्या करेंगे, ओके, उसी को यह कमिटी क्या करेगी, उसी सॉरी ये कमिटी क्या करेगी, रिकमेंडेशन देगी, और उसी को गवर्नर साहब नियुक्त करेंगे। क्लियर? बोलते चलिएगा। निशा क्लियर, ठीक, वेरी गुड। रंजीत क्लियर। और देखिए इनका जो टेन्योर होगा वो 5 इयर्स का होगा, 5 साल का, या फिर 70 साल, दोनों में से जो पहले हो जाए। आयोग का जो अध्यक्ष होगा, इस कमेटी का जो अध्यक्ष होगा या जो मेंबर्स होंगे, उनका कार्यकाल 5 साल का होगा या फिर 70 वर्ष का, जो भी पहले हो जाए। उसके बाद अगर यहां से रिटायर हो गया कोई आदमी, तो वो फिर भारत सरकार के अंदर और राज्य सरकार के अंदर किसी पद पे काम नहीं करेगा। चलिए, बाकी और इसमें कुछ खास बात नहीं है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल साहब करते हैं, लेकिन इनको जो हटाया जाएगा वह केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। यह आप लोग याद रखेंगे। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव, नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करवाए हैं? इनको राज्यपाल साहब करवाए हैं, गवर्नर साहब, लेकिन इनको जो हटाया जाएगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाया जाएगा, और उसी ग्राउंड पर हटाया जाएगा जो ग्राउंड हम लोग जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को हम लोग जो देखे थे कि अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, वो इनकैपेबल हो जाएगा, मिसबिहेवियर का ग्राउंड पे, इसके बाद अगर वो किसी और तरह के पद को धारण कर लेगा, तो ये सब कुछ कुछ ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे राष्ट्रपति महोदय इनको क्या कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं। ओके, फिर वही है, हटाने से पहले अगर प्रेसिडेंट साहब को लगेगा तो इसकी जांच किनसे करवा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से करवा सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट उस जांच में सही पाया गया, जो आरोप लगा है अगर वो सही पाया गया है, तो प्रेसिडेंट साहब इनको यहां से रिमूव कर सकते हैं। ओके, इसका सैलरी अलाउंस ये सब जो तय किया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाएगा। वो क्लियर? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाता था सैलरी एंड अलाउंस। स्टेट गवर्नमेंट और ये स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो सैलरी अलाउंस होगा इसके मेंबर्स का, वह कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी।
इसके बाद भी इसका काम लगभग सेम, जो काम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन केंद्र में पूरे इंडिया के लिए करता था, वही काम आपका स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन उस स्टेट के लिए करेगा कि अगर कहीं पे वायलेशन ऑफ, उस स्टेट में कहीं भी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होगा किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, किसी अथॉरिटी के द्वारा, तो उसकी जांच करेगा, रिपोर्ट बनाएगा। यानी कि वह सारा जो बोले ना कि जो स्टेट लिस्ट के अंदर आ रहा है, इसका क्षेत्राधिकार उस स्टेट भर रहेगा और उसके अंदर यह क्या करेगा, मानव अधिकार की रक्षा करेगा, उसके लिए इंक्वायरी करेगा, कोई उसके डेवलपमेंट के लिए अगर कुछ कर सकता है तो उसकी रिपोर्ट बनाएगा, जांच करेगा, सर्वे करेगा, बहुत तरह का काम है इनको मानव अधिकार से लेकर। ओके, स्पीडी ट्रायल के लिए एक बड़ा अच्छा चीज हम पढ़ देते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कोर्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट फॉर द स्पीडी ट्रायल फॉर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसमें यह प्रावधान दिया गया है कि आप स्पीडी ट्रायल करवाइए, क्योंकि स्पीडी ट्रायल नहीं करवाना भी मानव अधिकार का उल्लंघन है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करता है, बोले बिल्कुल एकदम कोर्ट की तरह काम करता है। यह भी इसका 2019 का अमेंडमेंट है, इसमें देख लीजिएगा आप लोग, 2019 का अमेंडमेंट है। A person who has been a judge of the Supreme Court is also made eligible to be appointed as a chairperson of the National Human Rights Commission in addition to person who has been the Chief Justice of India वगैरह। 2019 का अमेंडमेंट है। हम 2006 का अमेंडमेंट की बात तो किए ही थे, 2019 का भी अमेंडमेंट है, वह भी आप लोग देख लेंगे। तो ये आपको स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन पर आपको इतना जो है तैयार करना है।